नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल भी रिकवरी थी जब हमने बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आज भी रिकवरी है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत जो है पॉजिटिव दिखाई दिए और बाजार मजबूती के साथ खुला। लेकिन अब सवाल वही है कि क्या ये मजबूती टिकेगी, क्योंकि कल है एक्सपायरी, आज है बैंक एक्सपायरी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मन में आशंकाएं अगले जो है 3:30 बजे तक को लेकर के थोड़ी सी दुविधा में है। लेकिन फिलहाल बाजार सकारात्मक दिखाई दे रहा है। आज के अगर हम बाजार की बात करें तो 24,289 पे खुला, 24,337 का हाई लगाया। हालांकि बीच में एक तेज गिरावट रही, 24,184 का इंट्राडे लो भी रहा। अभी 24,222 के आसपास चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बात सही है, मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप में जो अच्छी तेजी है उसका असर जो है बिल्कुल एनएससी पर देखने को मिल रहा है। और पूरी तरीके से बाजार बुल्स की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। 2077 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 470 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यही कि ये जो 2 दिन हैं, आज और कल के, जिसमें कि एक्सपायरी का दिन है, उसमें कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है। और आगे चल करके अब बाजार में बहुत सारे लोगों के सवाल यही है कि अभी एवरेज करें या अभी और ज़्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है, अभी मेरा लॉस कितना बड़ा होगा। इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। आप भी बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक शेयर कीजिए ताकि मनी 9 के इस परिवार को और विस्तार दें। और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। और हमारी आज के खास मेहमान विशेष है और आस्था जैन जी हैं। आस्था जैन जी जो पिछली बार आई थी, दर्शकों का बहुत सारा उनको प्यार मिला था और उसके बाद से उन्होंने लंबा विश्राम लिया है। उम्मीद करते हैं कि आगे वो जल्दी जल्दी आती रहेंगी। आस्था जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बीच में काफ़ी सारी घटनाएं हुई और पिछले कुछ दिन तो 2-3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं अब क्या करना चाहिए बाज़ार में। आपकी पहली सलाह क्या रहेगी उनके लिए, ख़ासतौर से वो जिनके पोर्टफोलियो में जो लोग 2 दिन से भेज रहे हैं, आज 30,000 का लॉस हो गया, आज 50,000 का लॉस हो गया और जब तक मुनाफा हो रहा था किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। आपकी पहली सलाह उनके लिए क्या होगी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट्स में जिस हिसाब से ये फॉल आया है, अभी नई बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा रुकने को बोलूंगी सभी निवेशकों को। और क्योंकि मैं यहाँ निवेशक शब्द का यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब यही है कि जिन्होंने भी ले रखा है, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखे हैं, लंबी अवधि में उन्हें रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट्स फिर से ठीक होंगे। अभी थोड़ा सा वैसे भी काफी तेज हो गए थे, तो ओवरबॉट सिचुएशन में हम थे, उसका भी करेक्शन है। और थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो भी अभी फेवर में नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में वापस से मार्केट्स बढ़िया होते हुए नजर आएंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहें, लेकिन नई पोजीशन के लिए थोड़ी गिरावट का भी और इंतजार करें। अभी तुरंत इस मार्केट में एंट्री करने जैसा ये मार्केट नहीं है, तो मेरे हिसाब से नई बाइंग से बचें और जो लिया हुआ है उसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। जी, तो पहली बात तो ये कि जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको घबराना नहीं है, आपको अभी होल्ड करके रखना है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम हो जाए, थोड़ी सी बाजार की दिशा तय हो जाए, उसके बाद से एवरेज किया जाएगा। भले ही आपको 2-4-10 रुपये महंगा मिले, लेकिन कम से कम सुरक्षित होकर के आप लें। बाकी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी कोई सलाह नहीं है। अगर आप जो है ले रहे हैं तो अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करें। ये बाज़ार अभी इतना वॉलेटाइल है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ट्रेड करने की कोशिश अभी ना करें, थोड़ा सा अवॉइड कर दें। लेकिन अगर आप ट्रेंड को समझते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के साथ कामकाज कर सकते हैं। त्रिवेणी गुप्ता जी का प्रश्न है, सवाल टिप्पणी है, लेकिन उससे पहले जरा परमजोत जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका और मैम का। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं। और कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे सवाल हैं मैम, लेकिन ज़्यादातर सवाल इनके जो है वो पीएसयू के ऊपर हैं और इन्होंने पीएफसी ले रखा है 520 पर, 100 शेयर लिए हुए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ले रखा है 320 के ऊपर, ये भी 100 शेयर इनके पास हैं। और भी 2-3 शेयर हैं लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं। परमजोत जी, ये 2 सवाल डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी गिरावट भी देखने को मिली है। पीएफसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पीएफसी पे अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 2.5% ऊपर है, 485 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ और इन्होंने 520 पे लिए हुए हैं। तो इनको 30-35 रुपये का नुकसान पीएफसी के अंदर हो रहा है। वहीं जो दूसरा शेयर इन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बताया है, वहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन अब 2 दिन में काफ़ी गिरावट आई है। 257-258 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 340 पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, अभी क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? और दूसरा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर आपकी टिप्पणी।
देखिए, मुझे तो ऊर्जा क्षेत्र को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया ही पॉजिटिविटी के संकेत आ रहे हैं। लंबे समय में मुझे लगता है कि ये क्षेत्र काफी बढ़िया रहने वाला है और यहाँ पे एक बढ़िया रिटर्न्स इन्वेस्टर को मिलते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम सबसे पहले पीएफसी की बात करें, तो पीएफसी जो है ये काफी समय से एक दायरे में अटका हुआ है। वो दायरा क्या बना है? 395 डाउन साइड में, 560 अप साइड में, यानी कि 400 से लेके मोटा मोटी अगर हम माने 560 के बीच में ये काउंटर अटका हुआ है और इसी के नीचे बीच में ऊपर नीचे ही करता रहेगा। तो इसमें अभी बने रहने की सलाह है। इस चीज को जरूर ध्यान में रख लें कि थोड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि चार्ट्स बने हुए हैं वीक, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये 390 का स्तर पार कर पाने में कामयाब हो जाएगा। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है 390 का, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अभी बड़े वॉलेटाइल बने हुए हैं, बड़े मूव्स हम देख रहे हैं, छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस जल्द ट्रिगर भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस दिया है 390 का। इस स्टॉप लॉस को लगा के पीएफसी में अपनी पोजीशंस में बने रहें। एक बार किसी भी वजह से ये 520 530 का स्तर पार करने में कामयाब हुआ तो और बढ़िया तेजी इस काउंटर पे लौटेगी, जो 580 से 600 तक के लेवल्स तक भी इसे ले जा सकती है। तो बने रहिए इसमें, और समय सीमा यहाँ पे 3 महीना अभी रखनी रहेगी, उस हिसाब से बने रहिए। जी। दूसरा सवाल इनका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे था। जी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है, यहाँ पे भी अभी जिस हिसाब से चार्ट्स बने हुए हैं, वीकनेस इस काउंटर में भी थोड़ी सी है और ये काउंटर भी थोड़ी कोशिश कर सकता है कि नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका अभी ज्यादा अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें इस काउंटर में भी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है अभी हाल फिलहाल में 240 के स्तर पे। इसमें मैंने बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 230 और 40 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं तो 230 का लगा सकते हैं। तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी पोजीशंस कंटिन्यू करें। एक बार 276 280 का स्तर पार हुआ तो फिर से 300 के ऊपर के लेवल दिखाता हुआ ये काउंटर भी नजर आए। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगली टिप्पणी जो है प्रवीण गुप्ता की आई है और बड़ी भावुक टिप्पणी है। कह रहे हैं कि विपुल जी, आस्था जी, बड़े ही दुख के साथ आज विनेश फोगाट की खबर ने पोर्टफोलियो का गम भुला दिया। क्या हुआ भगवान जाने। अब एक बार फिर देखते रहें या फिर कुछ खरीदारी करें, मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्गदर्शन करें। निश्चित रूप से विनेश फोगाट की आज जो घटना हुई और महज 100 ग्राम की वजह से उनको आज जो बाहर किया गया, पूरे देश काफ़ी व्यथित है और एक मेडल की चाहत थी आज, कि उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि शायद एक मेडल भारत को और मिलेगा, लेकिन हम सब बहुत बहुत आहत हैं। पोर्टफोलियो एक अलग विषय है और ये एक देश से जुड़ा हुआ मसला है। भारत सरकार की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है, लेकिन अब ठीक है, खेल है, चीज़ें होती रहती हैं। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो और अच्छा प्रदर्शन करें और उनका हौसला बढ़ाएं विनेश फोगाट का, ताकि वो आगे चल करके भारत के लिए और मेडल ला सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, जो हमारे दर्शक की तरफ से जोमेटो को लेकर के है। हालांकि इसको हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक जनरल व्यू ले लेते हैं जोमेटो के ऊपर, उसके बाद से इसको आगे भी हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। खबरें यहाँ पर हैं और उस खबर पर भी हम बातचीत करेंगे। जोमेटो के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने और इनका कहना ये है कि 180 के भाव पर 500 शेयर हैं। एक साल का व्यू है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। जोमेटो ने भाई बड़ा कमाल किया है मैम, और लगातार अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। खबर जो है अभी हम हमारे खास सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे खासे मुनाफे में है। आज 5.6% ऊपर जोमेटो का शेयर ट्रेड करता हुआ। अभी जोमेटो में क्या करना चाहिए, मुनाफा बुक करें कह रहे हैं क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और उनकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो है 170 के आसपास ये ख़रीदा हुआ है, 180 के आसपास, और अब जो है 263 पे है। आपकी सलाह क्या रहेगी, एक साल का नज़रिया है इनका? देखिए, एक साल के नजरिए से तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ही स्टॉक रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 के ऊपर के भी लेवल एक साल में दिखाता हुआ नजर आएगा। तकरीबन इनिशियल टारगेट जो बन रहे हैं, ये जो टारगेट्स हम निकाल रहे हैं विपुल जी, ये कैलकुलेशंस के थ्रू निकाल रहे हैं, क्योंकि ये नए टारगेट्स आते हैं जो कि चार्ट पे आते नहीं है। तो कैलकुलेशन के थ्रू जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 320 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे लगता है कि 50-60 पॉइंट की अभी भी बढ़िया तेजी है, जो कि रिटर्न वाइज आराम से 20% के ऊपर के रिटर्न्स दर्शाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बड़े बने रहना चाहिए जोमेटो के स्टॉक में। मुझे नहीं लगता कि इसमें जल्दी मुनाफा वसूली करें, इसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस चाहें तो लगा सकते हैं अपनी पोजीशन पे 220 के स्तर पे। अगेन आज जो भी मैं स्टॉप लॉसेस दूंगी थोड़े बड़े ही देने वाली हूँ, क्योंकि हमने देखा है
2 दिन पहले जिस तरह से मार्केट में डीप करेक्शन आया था, छोटे स्टॉप लॉसेस जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं। तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। इनिशियल टारगेट 280 का, लेकिन लॉन्ग टर्म में 320 तक के लेवल्स भी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इस बीच चलते हैं, गुड्डू जी से बातचीत कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड्डू जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं गुड्डू जी आप? ठीक ठीक है सर। नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से सर। पटना से बोल रहे हैं। चलिए, बिहार की राजधानी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सर शेयर है मेरे पास, 2100 शेयर है सर, 79 के भाव से। सर क्या करना चाहिए सर, क्या ओपिनियन रहेगा सर आज का? 79 के भाव पर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर लिए हुए हैं। अभी 72 पे चल रहा है, यानी कि आपको 7 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। इस शेयर ने बहुत थकाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और आईडीएफसी के विलय की खबर के बाद से ही पिछले एक महीने में 9% का जो है नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, पूरे साल भर में 17% का नेगेटिव रिटर्न। मैम, बहुत थका रहा है शेयर। क्या एक बार के लिए लॉस बुक करें, या फिर अभी थोड़ा सा, जब इतना समय दे दिया है तो थोड़ा और वेट करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपका व्यू, आपकी राय क्या होगी? देखिए, वैसे भी मेरे हिसाब से इतना समय दे दिया है तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। बैंक्स इस बैंक की मैं अगर बात करूं स्पेशली, तो इस बैंक के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो ये बैंक मुझे फंडामेंटली ठीक लगता है, लेकिन अभी जिस तरह से पूरा बैंकिंग इंडेक्स टूट रहा है, उसकी मार ये भी एक स्टॉक झेल रहा है। सो इसमें अभी ना निकलें मेरे हिसाब से, और इसमें अगर होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे रख लें। अब जो स्टॉप लॉस आता है वो थोड़ा बड़ा है, 65 के आसपास का, तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। थोड़ा आपका ये पेशेंस जरूर चेक करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से ये ऊपर आने का प्रयास करेगा, जिसमें 80 तक का लेवल भी हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा। मे भी समय सीमा आप 2 से 3 महीने यहाँ पे रख सकते हैं। जी, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। रोहित जी का सवाल ले लेते हैं। रोहित जी कह रहे हैं, सर बहुत नुकसान हो गया है, करीब 8,000 रुपये का। जीआरएससी मैंने 15 शेयर लिए हैं 1940 के भाव पर। पहले ये बढ़ा, फिर डाउनफॉल हुआ, अब होल्ड करें या सेल? 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। जीआरएससी के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो इस शेयर का भाव अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2,129 रुपये के आसपास का, और आपने जो ख़रीदा हुआ है वो 1940 रुपये पे आपने ख़रीदा हुआ है। तो आपको नुकसान कहाँ हो रहा है, पहले तो आप ये बताइए। 1940 पे आपने लिया हुआ है और 15 शेयर आपके पास हैं, और मुझे लग रहा है इनका मुनाफा कम हो गया, इसका दुख है इनको। 1940 पे आपने लिया हुआ है, और अभी जो हम जीआरएससी का भाव देख रहे हैं गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डर्स का, वो 2,129 का है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको नुकसान किस चीज़ का हुआ है। मैम, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? इस शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन हाँ, बिल्कुल जिन लोगों ने पीक पर लिया है उनको नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि ये शेयर एक तरफा एक रैली दिखाते हुए ऊपर की तरफ भागा था। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? इनका हो सकता है मुनाफा, मुझे लगता है 8,000 कम हो गया हो पहले से। आपकी टिप्पणी कुछ होगी सर? मैम, देखिए, मेरे को भी यही चीज समझ में आ रही है कि जो ये कह रहे हैं कि वो नुकसान हुआ है, वो पीक पे ना बेचने की खातिर जो ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की है, शायद वही उसको नुकसान के रूप में ये समझ रहे हैं। वैसे भी मैं सर को बताना चाहूंगी, पीक पे कोई बेचता नहीं है, लोएस्ट पॉइंट पे कोई खरीद नहीं पाता। तो ये तो शेयर मार्केट है, बट स्टिल आपकी खरीद सर अभी भी 1900 रुपए की है, जिसमें आप अभी भी 200 रुपए ऊपर में है। देखिए, अगर ये शेयर मार्केट की आप वॉलेटिलिटी वो थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हैं तो इसमें बने रहिए। इतनी उठा पटक डेफिनेटली यहाँ पे होगी, और अगर नहीं कर सकते तो अभी भी आप मुनाफे में हैं। 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं। 50% प्रॉफिट बुक करिए और रिमेनिंग 50% को पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन पे लगा सकते हैं कॉस्ट का, जो कि 1960 का ही आता है। जी कॉस्ट प्राइस के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाकी पोजीशंस को कंटिन्यू कर लें, और कुछ मुनाफा वसूली कर लें, क्योंकि मार्केट्स अभी हो रहे हैं वॉलेटाइल, और मुझे लगता है सर थोड़ा एपेटाइट जो सर का है वो थोड़ा रिस्क अवर्स वाला है, और इसीलिए ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट की जा रही है। ठीक मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी तरह का कोई सवाल जो है हमें रेखा जी ने भेजा है। रेखा जी कह रही हैं, सर मझगांव डॉक 142 शेयर ले रखे हैं 5230 रुपये के भाव पर, शॉर्ट टर्म का इमीडिएट टारगेट क्या रहेंगे? मैम, जब बाज़ार इतना वोलेटाइल हो तो बाज़ार कोई भी स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो नहीं करता है। कई बार बहुत सारे स्टॉप लॉस टूटते हैं, बहुत सारे टारगेट जो है काफ़ी तेज़ी से पूरे हो जाते हैं। इतनी वोलेटिलिटी में बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिए आप। पहली बात तो आपको तमाम लोगों को ये कहना चाहेंगे, जो लोग निवेशक हैं उनके तो ठीक है, आप लोग बने रहिए, अभी उतार चढ़ाव को आप बीच जाने दीजिए। मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी रेखा जी को? 5230 पे ले रखे हैं, इमीडिएट टारगेट जाना चाहती हैं शॉर्ट टर्म के अंदर 4798।
आज रिकवरी ज़रूर है 3-3.5% की, लेकिन कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आपकी सलाह क्या कुछ रहेगी ऐसे तमाम हमारे दर्शकों को जो कि कई बार निवेशक बन जाते हैं और कई बार बहुत शॉर्ट टर्म के टारगेट पूछने लगते हैं? आपकी टिप्पणी। देखिए बिल्कुल, अब मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को ना देखें। शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो दिक्कत ही होगी। जैसा कि ये पिछले 2 दिनों से मार्केट अपना एक रुद्र रूप दिखा रहा है, जो हमने मंडे को भी देखा था। तो उसमें शॉर्ट टर्म में तो आप स्टॉप लॉसेस लगाएं या टारगेट्स लगाएं, दोनों ही मतलब मेरे को लगता है विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी मार्केट्स को ना देखें और उसमें ट्रेड ना करें। इतना अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेड करने का इरादा ही है तो अभी तो मार्केट से दूर हो जाए। फिर जब मार्केट वापस से संभलेगा, अच्छी स्थिति में आएगा, तो वापस से आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स के हिसाब से अपने आप को मार्केट के लिए तैयार रखें। पर अभी बिल ये मार्केट शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए नहीं है, तो प्लीज इसमें शॉर्ट टर्म का नजरिया ना रखें। अब फिर भी क्योंकि इन्होंने पूछा है तो मैं एक इनका रिप्लाई देती हूँ। 49-40 तक के लेवल्स अगर सब कुछ ठीक रहा, ये स्टॉक तेज हुआ, तो इमीडिएट लेवल पे मुझे लगता है 3940 तक का भी ये लेवल दिखा सकता है। ये 49-40 तक के टारगेट्स भी मैं देख रही हूँ इस काउंटर में, लेकिन उसके लिए सब कुछ ठीक होना जरूरी है। जी, तो उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों को ये पूरी तरह सलाह जो है समझ में आ गई होगी, और अगर आप ऐसा कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि आप सवाल भेजेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बहुत वॉलेटिलिटी का टाइम चल रहा है, 2-3 दिन थोड़ा सा सेटल हो जाए बाजार, उसके बाद से फिर आपको ट्रेडिंग कॉल भी मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट कॉल भी मिलेगी। लेकिन अभी के लिए इतनी वॉलेटिलिटी में बहुत बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है। डेयर डेविल जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। कह रहे हैं BDL के शेयर मैंने लिए हुए हैं, 30 शेयर लिए हुए हैं 1613 के भाव पर। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक और ऐसी कंपनी जिस पे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन सभी शेयरों में लोग थोड़े से ऊपर के लेकर के नुकसान में हैं, तो लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। 1613 का भाव इन्होंने लिया हुआ है। हालांकि इन्होंने कह रहे हैं क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर मुझे किसी और कंपनी में स्विच हो जाना चाहिए। 300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। एक तरफा रैली देखने को मिली थी BDL के अंदर भी, और पूरे डिफेंस क्षेत्र में अच्छी रैली रही। मैम, आपके पास भी काफ़ी सारे सवाल आते होंगे आपके अपने क्लाइंट्स के। अभी जो रक्षा क्षेत्र में लोग फंस गए हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल 100% 200% का रिटर्न आने के बावजूद, शेयर चल चुका है उसके बावजूद पीक पे जाके ले रहे थे, उन सबके लिए सलाह क्या रहेगी? क्या अभी धीरज बनाएं या एक बार के लिए डिफेंस में नुकसान बुक कर लें? अभी डिफेंस को लेकर के भी आपने SCI के बारे में बताया, मझगांव डॉक पे सवाल आया, BDL है, HAL है, इन लोगों में बहुत लोग फंस गए हैं ऊपर की तरफ। आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोई स्टॉक बढ़ता है तो घटता भी है, ये हमेशा कुदरत का नियम रहा है। और हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तेजी के बाद जब हम बहुत ज्यादा चलते हैं तो थोड़ा सांस भी लेते हैं, और वही चीज यहाँ स्टॉक में भी हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी चाल आ गई है, अब ब्रीदर्स ले रहे हैं। तो ये जो ब्रीदर रहते हैं इनकी समय सीमा थोड़ी हो सकती है कि अभी मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से थोड़ी लंबी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय में ये जो डिफेंस क्षेत्र है ये अच्छा ही रिटर्न देगा। तो लंबे समय के लिए इसमें बने रहें। अब लंबे समय से क्या अर्थ हुआ, मिनिमम 3 महीना तो रहें, क्योंकि मैंने 3 महीने इसलिए बोला है कि 3 महीने बाद वापस नए रिजल्ट्स आने लगेंगे जिसपे मार्केट रिएक्ट करने लगेगा। तो मिनिमम तब तक तो हमें समय देना ही है, और उसके बाद आप चाहें तो वापस इस इशू में अपनी पोजीशन रिव्यू करा ले। अब मैं भारत डायनामिक्स की बात करूं तो इसमें भी क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ कि बने रहना है, तो होल्ड बिल्कुल यहाँ पे करनी है पोजिशन को, और स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी है जो कि 1320 के स्तर पे आता है। तो भारत डायनामिक्स में बने रहें, 1320 का लगा ले स्टॉप लॉस। इनिशियल टारगेट यहाँ पे 1500 का रखा जा सकता है। चलिए, तो ये टिप्पणी रही आपकी। अब सागरिक सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बीच भारत हीरानंदानी जी कह रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड में लमसम इस समय अमाउंट लगाना चाहिए या अभी या नहीं। लमसम अमाउंट लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड में या नहीं लगाना चाहिए, किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, इसके लिए आज शाम को 4 बजे लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सभी लोग जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अभी म्यूचुअल फंड में के अंदर क्या कुछ असर पड़ेगा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का, इन तमाम पहलुओं पे आज शाम को 4 बजे 1 घंटे तक हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और लाइव हम बातचीत करेंगे। तो अपने प्रश्न भी हमें भेजते रहिए, लेकिन इस सबके बीच में सागरिक सरकार जी से बातचीत कर लेते हैं। सागरिक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सरकार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बड़ा ही खूबसूरत सांस्कृतिक समृद्ध वाला जो है शहर है, और पूरा राज्य ही पश्चिम बंगाल जो है। आपका सवाल क्या है? जी सर, मैं बोल रहा हूँ, मेरा
इक्सिगो का शेयर लिया हुआ है 180 के भाव पे, 950 का, ठीक है जी। तो मतलब इसको क्या करना चाहिए अभी थोड़ा बताइए। ये कब लिया था सर आपने? ये बजट के बाद। अच्छा, बजट के बाद आपने लिया हुआ है। अभी कितने समय तक होल्ड करना चाहिए? आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 3 मंथ। 3 मंथ्स का। चलिए, अभी तो आप लॉस में हैं। मैम, ये ले ट्रेविस टेक्नोलॉजी के नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। आधे % अगर आपको चार्ट आसानी से मिल जाए तो इनको अभी 12-15 रुपए का नुकसान हो रहा है। 164 165 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। कुछ सलाह रहेगी आपकी मैम, अगर आप ट्रैक करती हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए विपुल जी, क्योंकि मैं फंडामेंटल और आईपीओ को बहुत क्लोजली ट्रैक करती हूँ, तो 93 रुपीज में ये आईपीओ आया था और ये जून में आया था, 12 जून को ये आईपीओ क्लोज भी हुआ था। तो 93 रुपीज का जो ये स्टॉक था, देखिए ये कहाँ पहुंच गया, क्योंकि 180 में तो इन्होंने खरीद किया है। अब अगर इसकी कंपनी की बात करें तो ये लीडिंग ओटीए है, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट जिसे हम बोलते हैं, वो लीडिंग है। और इसका जो मेन जो टारगेट यूजर है वो नेक्स्ट बिलियन यूजर जिसे हम बोलते हैं, यानी कि वो लोग जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट को यूज करते हैं, वो इनकी टारगेट ऑडियंस है। तो वहां पे इन्होंने टारगेट किया है और स्पेशली इनके मंथली एक्टिव यूजर्स काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छे खासे हाई हैं इनके। वैसे ज्यादातर ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट्स जो रहते हैं वो फ्लाइट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, बट इन्होंने रेलवेज और बसेस में इन्होंने अपना मार्केट शेयर काफी अच्छा रखा हुआ है। फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन आप ही देखिए विपुल जी, 93 का स्टॉक 180 के भाव में लिया गया है। बिल्कुल। बहुत ऊपर के स्तर पे इसमें खरीदारी हो गई है सर। आईपीओ में तो बहुत कम लेवल पे था, और उसी वजह से जब मार्केट खराब होंगे, इतने ऊपर के स्तर पे आप लोगे, तो एक करेक्शन आना लाजमी है। मेरे हिसाब से अभी आप इसमें भी होल्ड कर सकते हो तो बेटर रहेगा। 150 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहो। इसमें जो वापस से हम लेवल देखने को मिलेंगे, अगर तेजी आई तो 185 190 के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा, जहां आपको आपकी कॉस्ट प्राइस बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। तो सर को सलाह रहेगी कि होल्ड करें 150 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड करिए सर, आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसके साथ आपको होल्ड करने की सलाह है। और इस बीच सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास 1100 से ज़्यादा दर्शक जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ हमारे इस लिंक को जो है वो शेयर कीजिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो अधूरी जानकारी या गलत जानकारी आपके पास टेलीग्राम और बाकी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहुंच रही हैं, आप उनसे बचें और अंधाधुंध नाक बंद करके इस उतार चढ़ाव के बाज़ार में खरीदने की या बेचने की कोशिश ना करें। थोड़ा धैर्य कुछ दिनों के लिए बाजार की वोलेटिलिटी में बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। अश्विनी बरूड़ी जी का सवाल लेते हैं। अश्विनी बरूड़ी जी कह रही हैं, हेलो सर, साउथ इंडियन बैंक को 29 पे 1600 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करूं या लॉस बुक करूं? 6 महीने होल्ड कर सकती हूं। साउथ इंडियन बैंक पे पहले भी बात हुई है, ये मैम ये 30 का दायरा नहीं तोड़ रहा है साउथ इंडियन बैंक। अभी फिर से अब नीचे लुढ़क गया है, 25 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये शेयर दिखा रहा है। 33 तक गया था, फिर राइट इशू आया, राइट इशू के बाद जो 30 रुपये के नीचे फिसला, तब से लंबे समय से दायरे में है और लोग अब थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। 30 जो ये रुपए का इसने हाई मारा था, ये 17 जून में था बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो। उसके बाद से ये एक दायरे में ही घूम रहा है, मिड ऑफ जून से लेके। तो आप देख लीजिए कि कितना टाइम हो गया है, अभी भी इसमें थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। तो ये पेशेंस फिर से चेक ही करने वाला है। तो जो इसमें थोड़ी सी समता रख सकते हैं वो बने रहें, क्योंकि अभी थोड़ी गिरावट और आ गई, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये सुधार की तरफ अग्रसर भी होगा। अभी क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीकनेस लग रही है, तो मैं एक यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगी जो तकरीबन 22 के स्तर पे आता है। उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जो बेहद शॉर्ट टर्म के यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये अभी भी वीक लग रहा है और एक पॉसिबिलिटी की थोड़ी सी गिरावट और ये दिखाता हुआ नजर आए। तो बेहद शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो एग्जिट करें, लेकिन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो 22 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई अगला प्रश्न जो है लेते हैं कांति नगर जी का। कांति नगर जी का प्रश्न आया है, इरकॉन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 200 शेयर इनके पास हैं और 290 के भाव पर लिए हुए हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कुल लंबी लिस्ट भेजी हुई है, लेकिन अभी कांति नगर जी आपका एक सवाल ले लेते हैं। और इरकॉन के माध्यम से जो हमारे तमाम दर्शक IRFC या RVNL पे भी सवाल कर रहे हैं, रेलवे एक और क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ पर लोगों ने काफ़ी
पैसे बनाए भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ार की गिरावट में वहाँ पर फंसे भी हुए हैं। रेलवे को लेकर के हालांकि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में अभी काफ़ी काम होना है, लेकिन चूंकि बजट में कोई जिक्र नहीं आया तो पहले बजट में गिरावट रही, फिर 1-2 दिन बाद हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी, लेकिन उसके बाद फिर जो अभी गिरावट आई है उसमें दबाव में दिखाई दे रहे हैं। रेलवे को लेकर के अभी क्या व्यू रखना चाहिए मैम, जो खासतौर से वैसे निवेशक जो 6 महीने साल भर तक रुक सकते हैं, क्या सारे नुकसान को बुक कर लें या अभी आपको लगता है नहीं भरोसा करके चलना चाहिए? आज मोमेंटम है, इरकॉन भी अच्छा चल रहा है 272.50 पे, आरबीएनएल में 2.5% की तेज़ी है, आईआरएफसी 2.25% ऊपर है। रेलवे को लेकर के फंडामेंटली आपका व्यू क्या है मैम? और इनके लिए कांति नगर जी के लिए 290 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 272 का भाव है, 17-18 रुपये नुकसान पे हैं, तो आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, रेलवेज को लेके व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन कंसर्न वैल्यूएशंस को लेके आता है, क्योंकि बहुत बढ़िया चाल दिखाई है इन्होंने, तो उसमें थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं, और जब इस तरह के मार्केट्स में वीकनेस आती है तो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। तो वो एक कारण है कि हम रेलवे स्टॉक में अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी हमने सेलिंग भी देखी, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि कोई दिक्कत लगती नहीं है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, सरकार का पूरा फोकस इस क्षेत्र की तरफ है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहने की ही मैं सलाह दूंगी। और इस समय अगर पर्टिकुलरली इरकॉन की बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, जो कि तकरीबन बड़ा है अगेन 215 का, लेकिन 215 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इरकॉन के ऊपर। 1-2 शेयर और ऐसे हैं मैम जिस पर कि सवालों की झड़ी रहती है। पावर की ही बात कर रहे हैं, पीएफसी पे बात हो गई आपसे। एक तो हम आरईसी पे बात, माफ़ कीजिएगा, आरईसी के साथ अगर आप टिप्पणी करना चाहते हो, लेकिन आरईसी को छोड़ दें अगर, तो पावर को लेकर के एनएचपीसी और इरिडा, इन दो पर भी काफ़ी सवाल आते हैं। एनएचपीसी लंबे समय से थका रहा है, अब काफ़ी लोग जो है भरोसे पर थे कि जब पावर क्षेत्र में तेज़ी आएगी, उसने रैली भी अच्छी दिखाई, लेकिन अब ये 100 रुपये के ऊपर जाता है, फिर लगता है कि 108 को तोड़ेगा और 110, फिर 115, 120 तक जाएगा। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जिससे बाजार टूटता है और फिर ये नीचे आ जाता है। और दूसरा, इरिडा के ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे भी, और लोगों का अभी भी भरोसा बरकरार है, पूछते हैं कहाँ पर इसमें जो है निवेश किया जाए। इन 2 शेयरों पे मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपके पास भी सवाल आते होंगे एनएचपीसी इरिडा को लेकर के। देखिए, वैसे दोनों स्टॉक में से एक स्टॉक अगर पसंद करना रहेगा तो वो मैं इरेडा के साथ जाऊंगी, चार्ट्स के मोमेंटम के हिसाब से। बिल्कुल। तो दोनों में से जो चार्ट्स थोड़े से बेटर लग रहे हैं वो इसके इरेडा के लग रहे हैं, लेकिन अगर एनएचपीसी की बात करें तो वो भी ठीक लगता है। पहले मैं इरेडा की बात कर लेती हूँ। इरेडा में जिन्होंने भी पोजीशन ली हुई है वो बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस के तौर पे जो पसंद आता है वो तकरीबन यहाँ पे 220 का रहेगा, तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ इरेडा में पोजीशंस कंटिन्यू रखें। टारगेट इसमें रहेगा 250 280 का। वहीं पे अगर हम एनएचपीसी की बात करें तो ये स्टॉक थोड़ा सा अभी और, क्योंकि पहले भी थका चुका है, मुझे लगता है थोड़ी और वीकनेस दिखाएगा। इरेडा और इन दोनों में से थोड़ी वीकनेस अगर ज्यादा किसी स्टॉक में आएगी तो वो एनएचपीसी, तो उसकी तैयारी रखें, ये और गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें अपनी पोजीशन को। स्टॉप लॉस 85 का लगा लें, तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ एनएचपीसी को होल्ड करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 108 का रहेगा। चलिए, 108 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर इनिशियल टारगेट निकल करके आता हुआ। एक जो लक्ष्य आपको स्टॉप लॉस बताया गया है उसका ध्यान यहाँ पर अवश्य रखिएगा, और आसानी से आप बातचीत जारी रखेंगे, आप लोगों के सवाल भी डिस्कस होंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है हमारे खास पेशकश सौदा मुनाफे का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश मुनाफे सौदे का। जी हाँ, मुनाफा सौदे का में हम बातचीत करते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से जारी की गई कुछ कॉल्स की, जिसमें मिलता है आपको शानदार मुनाफा। और इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनते हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल्स बताई गई हैं? शुक्रिया विपुल भाई। आज के लिए केवल एक ही कॉल है। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलना चाहिए। ये कॉल 6 तारीख को इनिशिएट की गई थी। जो रेकमेंडेड प्राइस है इसका वो है 343 से 358 रुपये 60 पैसे। इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 390 रुपये और उसके बाद 439 रुपये का। चूंकि ये टेक्निकल कॉल है तो इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 330 रुपये का। इस तरह आपका करीब 14% के आसपास का जो रिटर्न है वो बनता हुआ नजर आएगा। और ये कॉल 13 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, यानी कि आपको यहाँ से लेकर इस साल के अंत तक का थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम है वो लेकर चलना है, और आपको 14% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो ग्रीन
पैनल इंडस्ट्रीज में बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका ये कॉल्स बताने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल फिर लेकर के आएंगे एचडीएफसी स्काई की तरफ से और कुछ बेहतरीन कॉल्स जो कि उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपके पोर्टफोलियो को रखेंगी सुरक्षित। चलिए, ये थी खास पेशकश सौदा मुनाफे का, लेकिन इन सब के बीच में अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। अकरम कैफ ने भेजा है, कह रहे हैं सर मेरा सवाल भी ऐड कर लो प्लीज़। कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद अकरम फ्रॉम रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूं। मेरे पास आरईसी के आरईसी रह गया था, पावर पे बहुत सवाल आ रहे हैं। आरईसी के 2150 शेयर हैं, बाइंग प्राइस 450 की है। 2 मंथ और रुक सकता हूं मैम, इस लेवल पर क्या करें? तो 2 महीने का और इनका नज़रिया है। 450 रुपये पे इन्होंने आरईसी के शेयर लिए हुए हैं और अब ये जानना चाहते हैं कि 1-2 महीने के लिए क्या मुझे यहाँ पर क्या लेवल देखने को मिल सकता है। 584 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, 4.25% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। मैम 450 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, आपकी सलाह क्या रहेगी आरईसी को लेकर के? देखिए, 2 महीने का अगर व्यू है तो एक चीज का ध्यान रखें कि ये एक दायरे में ही घूमेगा, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है 520 से लेके 655, यानी कि 500 से लेके 650 के बीच में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो ये दायरे में ही 2 महीने के उसमें रहेगा। दूसरा, मेरे हिसाब से इनको फायदा ही हो रहा है अभी भी अपनी पोजीशन में, तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो 495 के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, 3 हफ्तों का लो है 495 का लेवल। तो 495 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन 2 महीने में ये जरूर ध्यान रख लें कि अभी ये दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। ऊपर में जो टारगेट मैं इस काउंटर को देना चाहूंगी इनिशियली वो 605 और उसके बाद 625 तक के रहेंगे। जी, चलिए शिवाजी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। शिवाजी को नमस्कार। शिवाजी नमस्कार। शिवाजी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि उनसे भी संपर्क हमारा टूट गया। आरा बिहार से हमको उन्होंने सवाल भेजा था और जरा उनका प्रश्न लेकर के आ जाइए ताकि उनका प्रश्न अवश्य कार्यक्रम में शामिल हो जाए। शिवाजी सिंह का सवाल था, 100 शेयर एमटीएनएल के लिए हुए हैं 81 रुपये के भाव पर, क्या करेंगे जानना चाह रहे हैं। हालांकि नज़रिया हमें उनका पता नहीं है कि वो कितने समय तक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छे खासे नुकसान में हैं। टेलीकॉम में भी आपने चुना तो एमटीएनएल को चुना। यहाँ पर अब 5% का यहाँ पर आज तो लोअर सर्किट लगा हुआ है। 64 रुपये 37 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है और एक तरफा ये इसने रैली दिखाई थी और अब यहाँ पर काफ़ी उसी तेज़ी के साथ वापस नीचे आ रहा है। कभी भी जिस शेयर में एक तरफा रैली हो, लगातार अपर सर्किट के साथ ऊपर जा रहा हो और बिना किसी फंडामेंटल रीज़न के, तो ऐसे शेयरों की सवारी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करें। हाँ, कोई बड़ी खबर है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो अवश्य आप ये निर्णय ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट की सलाह से। शिवाजी जुड़ चुके हैं। शिवाजी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं शिवाजी, और एमटीएनएल में क्यों शेयर खरीदे आपने? बढ़ रहा था उस समय, खरीद लिए थे कि बढ़िया है, टाटा के साथ बीएसएनएल चलेगा। देखिए सर, अगर कोई बड़ी खबर ना हो तो अवॉइड क्या कीजिए, और ख़ास तौर से आपने लिए भी कहा, आपने लिए बिल्कुल पीक के आसपास जाकर के, जब ये 80-90 के आसपास पहुंच गया तब जाकर के आपने 81 रुपये पे खरीदे, और 81 रुपये पे खरीदे तो खरीदे, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने। ऐसी गलती मत कीजिए। अगर ऊपर जा रहा है तो एक 5-7 रुपये 10 रुपये मिल गए तो आपको निकल जाना चाहिए था। खैर, अभी आप बने हुए हैं, अच्छी बात है। पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ सलाह रहेगी। मैम, क्या आपकी क्या राय रहेगी? बहुत सारे शेयर जो छोटे शेयर होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं, उसमें रिटेल निवेशकों के लिए एंट्री लेने की कितनी संभावनाएं आप देखती हैं और क्या कुछ सजेस्ट करेंगी हमारे शिवाजी को आप? देखिए, एक तो कोई भी छोटे मोटे शेयर्स जो रहते हैं उनकी एक बार जरूर फंडामेंटल देख लें। और उसका एक बहुत आसान तरीका है, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइए, स्टॉक का नाम डालिए, रिजल्ट्स आते हैं, उन्हें ट्रैक कर लें, कहीं नुकसान तो नहीं है। क्योंकि ये चीज पक्की है, अगर कंपनी नुकसान दिखाती है तो बहुत ही कम ही ऐसी संभावना है कि उसके प्राइसेस चलेंगे, क्योंकि कोई दूसरा ही कोई इंपॉर्टेंट
कारण आ जाता है तो प्राइजेस में तेजी आती है, नहीं तो नहीं आती। हमेशा ये एक बार कोई भी आप ट्रेडिंग भी करेंगे तो एक बार स्टॉक का फंडामेंटल जरूर देख लें कि फंडामेंटल तो ठीक है ना। ट्रेडिंग के लिए भी फंडामेंटल देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा कम रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अब मैं एमटीएनएल की बात करूं तो ये स्टॉक अभी वीक लग रहा है बिल्कुल, और 59 तक जाने की कोशिश ये पूरी कर सकता है डाउन साइड में। मेरे हिसाब से नुकसान डेफिनेटली यहाँ बड़ा हो रहा है एग्जिट करने से, लेकिन बेटर रहेगा कि ये कुछ तो नुकसान अपना जरूर यहाँ पे बुक करे। तो मैं पार्शियली एग्जिट करने की सलाह दूंगी इस काउंटर से। और जो भी कॉल्स इसी चैनल पे बाकी दिग्गज लोग एक्सपर्ट्स देते हैं उनमें से कोई भी स्टॉक में आप लगाइए, और मेरे हिसाब से वो नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आएगी। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई शिवाजी। अमन जी ने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं हेलो विपुल सर, केएनआर के ऊपर और एससीआई के ऊपर सवाल है। एससीआई पे सर आप थोड़ा सा पीछे जाके देंगे, आपको आस्था मैम की जो राय है वो मिल जाएगी, लेकिन केएनआर पे आपका आप सवाल अवश्य ले लेते हैं। ये कि इन्होंने 360 रुपये पे ख़रीदा हुआ है और कह रहे हैं 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन को लेकर के अभी जो है अगर हम देखें जो भाव देखने को मिल रहा है वो 359-360 के आसपास चल रहा है। आज 1.5-2% की मजबूती इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद 365 की है। बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी? केएनआर कंस्ट्रक्शन 2-3 महीने का व्यू है मन जी का। बिल्कुल, देखिए इसमें जो इसने एक मेजर सपोर्ट पकड़ा है 352 का, और इनफैक्ट अभी तक का लो इसका 352 का ही है। तो ये बहुत अच्छा वाला सपोर्ट है जिसे पकड़ के वापस रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें रहना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट्स को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, मूविंग एवरेजेस को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो होल्ड करेंगे इस काउंटर को, स्टॉप लॉस 340 का लगाएंगे, और अगर ये रिबाउंड होता है तो वापस से ये एक बार 380-85 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ 330। चलिए, रीना परमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं सर मेरे पास एसबीआई के 70 शेयर हैं 829 के भाव पर, और ये कह रहे हैं कि मुझे एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए। बीते कुछ टाइम का, हाँ अच्छा, मुझे टाइम का कोई इशू नहीं है, प्लीज़ अपनी राय दें। होल्ड कर सकती हैं लेकिन समझ नहीं पा रही हैं क्या करें। बहुत जल्दी जो है आजकल लोग थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद से बड़ी गिरावट लोगों ने, मतलब बीच बीच में आई गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट कोई देखी नहीं है लोगों ने, और बहुत सारे लोग फ्रेश एंट्री लिए हुए हैं बाज़ार के अंदर। एसबीआई अपने क्षेत्र का दिग्गज बैंक मैम, लेकिन पूरे क्षेत्र में देखें, बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ी सुस्ती अब मंडराती हुई दिखाई दे रही है। 804 का भाव है। बैंकों को लेकर के आपका व्यू क्या है? बहुत सारे एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं उनका कहना यह है कि भारत की इकॉनमी को आगे बढ़ना है, बिना बैंक के बढ़ नहीं सकती, जो कि बात सही है। लेकिन जो लोग धैर्य खो रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? 829 पे लिए हैं, 800 का भाव है। देखिए, बैंकों को लेके व्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज जो अभी नेगेटिव बनी हुई है वो डिपॉजिट्स को लेके चिंता सभी तरह के बिल्कुल। बैंक्स में है, क्योंकि डिपॉजिट्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। और बैंक का मेन बिजनेस डिपॉजिट और लेंडिंग, ये दो ही आइटम रहते हैं जो मेन किसी भी बैंक का बिजनेस होते हैं। और वो नतीजों में भी थोड़ा झलका, बैंक्स में जो नतीजों के बाद कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, वो भी इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एसबीआई जैसा दिग्गज बैंक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में फिर से सुधार की तरफ अग्रसर होगा। बने रहें अपनी पोजीशन में लॉन्ग टर्म नजरिए से। स्टॉप लॉस इसमें अगर डीप रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 730 का रख लें, बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन बार बार यही मैं चर्चा कर रही हूँ कि अभी के मार्केट में छोटे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावनाएं जल्दी दिखा देते हैं, इसलिए बड़े स्टॉप लॉस के साथ बने रहे 730 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी वापस से ये 880-900 का रखेंगे, लेकिन 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। 3 महीने की समय सीमा को आपको ध्यान में रखते हुए जो आपको राय बताई गई है उसको जो है आप पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। और ख़ास तौर से उस तरह के क्षेत्र में जब आप दिग्गज शेयरों के साथ हों तो समय जो है देते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। विकास गुप्ता जी का सवाल है गेल को लेकर के, कह रहे हैं कि 6 महीने के नज़रिए के साथ मैंने 240 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। गैस शेयरों को लेकर के अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है? 230 का भाव अभी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं बहुत लोग पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 240 पे इन्होंने लिया हुआ, 10 रुपये का नुकसान है, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं मैम गेल को? बिल्कुल होल्ड करना है। देखिए, ये स्टॉक बढ़िया तेजी में है, रिजल्ट्स भी यहाँ पे एनकरेजिंग थे, बिल्कुल होल्ड करेंगे इस स्टॉक को। स्टॉप लॉस क्योंकि मैं यहाँ पे बढ़ा दूंगी तो वो 209 का रहेगा। 209 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। 250 का पहला टारगेट, उसके बाद मेरे को लगता है 270 के भी लक्ष्य ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये काउंटर
तेजी में है, इसलिए बने रहने की सलाह है। चलिए मैम एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे सवाल ज़्यादातर पीएसयूज पे जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? पीएसयू शेयरों को लेकर अब किया जाए? हालांकि पीएसयू बहुत बड़ा शब्द हो गया, क्योंकि डिफेंस अलग है, रेलवे अलग है, पावर अलग है, बाकी क्षेत्र अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रही हैं? क्या घबरा करके बेच दें या थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पीएसयूज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए भी हैं? तो क्या अभी धैर्य बना करके रुकना चाहिए, या एक बार के लिए आपको लगता है कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जिनसे थोड़ा दूर हो जाएं, कुछ एक सेक्टर्स हैं जिन पर आपका भरोसा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, मेरे सबसे धैर्य यहाँ पे रखना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स में, और नतीजों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई कितने भी दावे कर ले, जब तक वो फाइनेंशियल्स में दिखता नहीं है तब तक माना नहीं जाता। तो बिल्कुल। पीएसयू स्टॉक्स में बने रहना है, लेकिन नतीजों पे, मैनेजमेंट की कमेंट्री पे अगर आप नजर रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सबके लिए संभावित नहीं हो पाता, तो फिर इसी चैनल पे चाहे तो वापस से अपनी बात रख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए पीएसयू अच्छे लगते हैं, तो बने रहें। अब जो नेक्स्ट नतीजे आएंगे, मेरे हिसाब से अभी आराम से समय है, एटलीस्ट अक्टूबर में आना चालू होंगे, सितंबर के नतीजे, तो तब तक होल्ड करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कैसे नतीजे आते हैं। वो ही एक चाल यहाँ पे निर्धारित करेंगे पीएसयू स्टॉक्स की, तो बने चलिए रहना है।